Hello students, welcome back once again. Permutations and combination चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि होगा मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, इसको बाइनोमियल थ्योरम भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, दोनों के मतलब एक ही हैं। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अब तीन टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक वाज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद हमने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज, और थर्ड टॉपिक हमने कंप्लीट किया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और अब हम फोर्थ टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, आप बोल सकते हो अमंगस्ट द इजीएस्ट, है ना। सबसे इजी टॉपिक अभी तक के चारों टॉपिक्स में से ये रहेगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। मेथड ऑफ इंडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी शॉर्ट ट्रिक काफी यूज होती है, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा, है ना। जेई मेन, जेई एडवांस में इस टॉपिक से वैसे तो क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस मेथड ऑफ इंडक्शन को समझने के बाद हम कैसे हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे, है ना। इस टॉपिक की बदौलत हम शॉर्ट ट्रिक अपनाना सीखेंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में कैसे हम मेथड ऑफ इंडक्शन की हेल्प से उस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, वो हमें मेथड ऑफ इंडक्शन सिखाएगा। तो हालांकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जेई मेन पे कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन ये टॉपिक काफी हेल्पफुल है दूसरे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, है ना। मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, तो आप ये बोल सकते हैं ये तो बहुत इजी है, हमें हार्डली 2 लेक्चर्स लगेंगे इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। मेन फोकस रहेगा हमारा ये बाइनोमियल थ्योरम पे, है ना। तो सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो सबसे मेन एग्जाम है हमारा जेई मेन, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो जेई मेन में एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो फिक्स है इस टॉपिक से, है ना। एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और वो आएगा बाइनोमियल, मेथड ऑफ इंडक्शन से नहीं बनेगा। जेई मेन में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से आता है। अगर आप जेई मेन में क्वालिफाई हुए, या जेई मेन अगर आपने निकाल दिया है, तो जेई एडवांस में जब आप बैठोगे, तो जेई एडवांस में भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएगा, है ना, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो मेंस और एडवांस में एक क्वेश्चन हमेशा सर्टेन रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बाइनोमियल थ्योरम से, यहाँ से नहीं। ये तो इजी है, ये मैं अभी हम स्टार्ट तो मेथड ऑफ इंडक्शन से ही करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बाइनोमियल पे जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र सीईटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, महाराष्ट्र सीईटी में 0 क्वेश्चन। बट हाँ, क्लास 12 में जब हम क्लास 12 में जाएंगे, और जब वहां पर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्लास 12 में एक चैप्टर जो जो आपने क्लास 10th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, वो क्लास 12 में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहां पर इस बाइनोमियल थ्योरम का छोटा सा यूज आएगा वहां पर, है ना, क्लास 12 की मैथ्स में। तो महाराष्ट्र सीईटी में तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्टली, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र सीईटी में जो 12th की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस 12th की प्रोबेबिलिटी से मैं बाइनोमियल से थोड़ा सा रिलेटेड कुछ पोर्शन आपका आएगा, जो आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो वहां से इसका ये वेटेज, मेन एग्जामिनेशन का वेटेज मैंने आपको बता दिया है। आपके कॉलेज एग्जाम्स का तो कोई मसला है ही नहीं, कॉलेज एग्जाम में तो यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम्स, हर एग्जाम में आपको ये टॉपिक में क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। मेन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज एग्जामिनेशन। कॉलेज एग्जामिनेशन का तो आपको फॉर्मेट पता ही है, हर टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद यूनिट टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फिर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो कॉलेज एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहाँ कौन से एग्जाम में इसका वेटेज कैसा रहेगा, ठीक है। और भी अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक के बारे में बात। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करने जाएंगे मेथड ऑफ इंडक्शन से, है ना। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो मेथड ऑफ इंडक्शन में हम सबसे पहले ये सीखेंगे उसका प्रिंसिपल, मतलब कैसे मेथड ऑफ इंडक्शन काम करता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है इसका। बहुत ही इजी है, आप एक एक करके बस देखते जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जो प्रिंसिपल होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, है ना। 4 स्टेप्स होती हैं इसमें, है ना। इसमें 4 स्टेप्स होती है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है
वो होती है फाउंडेशन स्टेप, है ना, फाउंडेशन। देखो कोई भी काम जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं हम, तो फाउंडेशन, है ना। सबसे पहले जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहली स्टेप का नाम दे रहा हूं मैं फाउंडेशन स्टेप, है ना। दूसरी स्टेप का नाम होगा अजम्पशन। दूसरी स्टेप का क्या नाम होगा, अजम्पशन स्टेप। मैं बता दूंगा आपको, क्या आप अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नाम याद रखें। पहली स्टेप को बोलेंगे हम फाउंडेशन स्टेप, दूसरी स्टेप को बोलेंगे अजम्पशन स्टेप, तीसरी स्टेप को बोलेंगे सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है ना। 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। तो ये क्या हो गए, सक्सेसिव नंबर्स हो गए, है ना, सक्सेसिव नंबर्स। ठीक है, जो 20 के बाद आता है 21, है ना, 18, 19, ये क्या हो गया, सक्सेसिव नंबर। तो पहला फाउंडेशन, हमने नींव रखी, फिर हमने अज्यूम किया, और फिर अजम्पशन के बाद सक्सेशन, सक्सेशन स्टेप, और लास्ट में इंडक्शन जो हमें करना है। ठीक है, लास्ट स्टेप इज इंडक्शन स्टेप। मतलब यहां पर आके आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, पहले आपने नींव रखी, फिर आपने अज्यूम किया, अज्यूम करने के तुरंत बाद, अज्यूम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी सक्सेशन स्टेप, और फाइनल स्टेप क्या हो गई आपका, इंडक्शन स्टेप, जो आप खत्म कर दोगे वहां पर आंसर, है ना। तो बेसिकली जो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है, या वर्किंग प्रोसीजर आप बोल सकते हो, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो ये 4 स्टेप्स पे डिपेंड करता है ना, 4 स्टेप्स लगती है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के मीडियम से इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लो आपको कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर अच्छा, आप सबको अगर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर याद है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, नेचुरल नंबर का सम। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on till n टर्म्स। n टर्म्स तक का इसका सम क्या आता था, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये होता है नेचुरल नंबर का सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में भी बताया था। इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर टिल n टर्म्स क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप भूल गए हैं या याद नहीं है तो फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सीरीज का सम अप टू n टर्म्स क्या आता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, सिर्फ यहाँ तक ही जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS क्या आ गया मेरे पास, LHS आ गया मेरा 1। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देख लो, n की वैल्यू मैंने क्या डाली, 1 डाली, यहाँ पर डालो 1, तो 1 × 1 + 1 = 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया 2, क्या आया 1, LHS RHS बराबर, है ना। तो यानी ये सही है। आप चलिए n का वैल्यू 2 डाल दो। अगर मैं n का वैल्यू 2 डालूंगा तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, ये सीरीज अब यहाँ तक चली जाएगी। तो LHS की कैलकुलेशन क्या हो गई, 1 + 2 दैट इज 3। RHS देख लीजिए आप, RHS में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू मैंने 2 डाली है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया 2, आंसर हो गया 3। ठीक है ना, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला, by the method of induction, prove that Pn जो कि दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + and so on till n terms is equals to n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके लिए सवाल है कि मेथड ऑफ इंडक्शन से प्रूव करिए। ये Pn क्या है भाई, ये n के टर्म्स में दे रखा है ना आपको सवाल, इसीलिए यहाँ पर Pn दे दिया। अगर k के टर्म्स में होता तो Pk होता, या s के टर्म्स में होता तो Ps होता। ये n के टर्म्स में सवाल है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये एक्चुअली अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया, 1 2 3 4 को अगर हम जोड़ेंगे n टर्म्स तक तो ये आएगा। मेथड ऑफ इंडक्शन से हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1,
स्टेप 1 जो कि होगी मेरी फाउंडेशन स्टेप। अब अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्टेप्स बताई, फाउंडेशन स्टेप, अजम्पशन स्टेप, सक्सेशन स्टेप एंड डिडक्शन स्टेप। अब मैं ये बताऊंगा कि इन स्टेप्स में हमें करना क्या है। सो फाउंडेशन स्टेप में हमें करना क्या होता है, फाउंडेशन स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें पीएन को सच्चा साबित करना है, मतलब पीएन को ट्रू साबित करना है। किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। टू प्रूव Pn is true for n is equals to 1। तो अब आप समझते जाइए, फाउंडेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमें Pn दे रखा होता है उसको हमें ट्रू साबित करना है। हमें ये साबित करना है कि ये ट्रू है, यानी ये सही है। किसके लिए, अगर n बराबर 1 के लिए ये सच्चा हो गया तो मैं आगे की बात कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या चेक करने वाला हूँ फाउंडेशन स्टेप में, इसमें ही हर किसी सवाल में जो मेथड ऑफ इंडक्शन का होगा उसकी सबसे पहले जो फाउंडेशन स्टेप है, उस फाउंडेशन स्टेप में आपको क्या करना है, Pn जो दे रखी है आपको स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को सच्चा साबित करना है। किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो करिए, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो लगाइए P1, क्या आएगा मेरा P1, P1 क्या आ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड तक देखूं तो n ये 1 टर्म्स तक ही जाएगा, तो P1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। P1 क्या आ गया, 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। और RHS n इंटू n प्लस 1 में डाल के देखो तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, है ना। मतलब P1 इज ट्रू, मतलब मेरी पहली स्टेप सच्ची होगी, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। स्टेप 1 दैट इज फाउंडेशन स्टेप। What you have to do in foundation step is you have to prove Pn is true for n is equals to 1, है ना। आप n is equals to 2 के लिए भी कर सकते हो, n is equals to 3 के लिए भी कर सकते हो, n is equals to 4 के लिए भी कर सकते हो, है ना, सबके लिए। लेकिन बेसिकली स्टैंडर्ड के लिए हम P1 n is equals to 1 के लिए दे देते हैं। सो P1 जब LHS में देखा, P1 देखो आप, तो ये सीरीज कहां तक जाएगी, 1 टर्म्स तक, है ना। 1 टर्म्स, n की वैल्यू 1 डाली तो 1 टर्म्स तक ही जाएगी, और 1 टर्म मतलब 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 से 2 कट गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी फाउंडेशन स्टेप पूरी हो गई, मतलब P1 इज ट्रू, है ना। ये हो गई मेरी स्टेप 1। आई होप फाउंडेशन स्टेप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 अजम्पशन, इसका मतलब आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। हम करते ना अज्यूम करना, अज्यूम करने को हिंदी में क्या समझते हैं हम, कुछ मान लेना है ना। अज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लेना, है ना, कि हम मान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज अजम्पशन स्टेप। तो इसमें इस अजम्पशन स्टेप में हम क्या मानते हैं अभी बताता हूं आपको। सो नेक्स्ट अजम्पशन स्टेप में हम क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि Pn ट्रू होगा। अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। यहाँ n इज इक्वल्स टू k क्या है, k कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। उसके लिए देखो अजम्पशन स्टेप वापस बता देता हूँ, हमने ये मान लिया है, पहले तो हमने क्या प्रूव किया फाउंडेशन स्टेप में कि Pn ट्रू होगा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ये कैसे प्रूव करेंगे, LHS और RHS समान आ गए, यानी P1 इज ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारी अजम्पशन स्टेप, उसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, उसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब मान के चल रहे हैं कि Pn जैसे 1 के लिए सच्चा आया, वैसे ही Pn कोई n इज इक्वल्स टू k के लिए सच्चा होगा। मान रहा हूं मैं, अभी ये रिजल्ट दे रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो अब ये देखो कि पूरा कैसा बदल जाएगा, क्योंकि अब मैं n को k से रिप्लेस करने वाला हूं, तो अब ये ऐसे लिखने वाला है। तो ये अब ऐसा हो जाएगा, pk is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on till k terms is equals to k into k plus 1 divided by 2। ठीक है, ये हो गया। मतलब बेसिकली देखिए कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, दुनिया में जहां जहां n है ना, वहां के डाल दो, बस ये है मेरी सेकेंड स्टेप। पहली स्टेप क्या थी भाई, पहली स्टेप में मेरे को n की वैल्यू 1 डालनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, आ गया तो मतलब P1 ट्रू है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अजम्पशन स्टेप है, n को k डाल दो, लिख दो, ये हो गई मेरी सेकेंड स्टेप, है ना।
सो फर्स्ट स्टेप वाज फाउंडेशन स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप था मेरा फाउंडेशन स्टेप और दूसरा स्टेप था मेरा अजम्पशन स्टेप, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया मेरा अजम्पशन स्टेप, ठीक है। आई होप फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप दोनों क्लियर हुआ होगा। अब अजम्पशन के बाद क्या होता है, सक्सेशन, है ना, मतलब 19 के बाद क्या आता है 20, 20 के बाद क्या आता है 21, ठीक है। तो फिर भाई k के बाद क्या आता होगा k+1, k के बाद क्या होता होगा k+1, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 20, तो 20 के बाद 21 आता है, तो अगर मैं बोलूं k के बाद क्या आएगा k+1 आएगा, बहुत ही इजी है। तो थर्ड स्टेप जो होगी मेरी स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड, दैट इज सक्सेशन स्टेप। और इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस स्टेप में अभी बताता हूं हमें क्या करना होता है। अभी तक पहले फाउंडेशन स्टेप क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 2 दैट इज अजम्पशन स्टेप क्लियर हो गया। मैं सबको हाईलाइट कर देता हूँ या बॉक्स बना देता हूँ सबके लिए। ये हो गया मेरा स्टेप 1, जिसमें हमें P1 को ट्रू साबित करना है। ये हो गया मेरा स्टेप 2, ठीक है, ये मेरा स्टेप 2 हो गया। अब आता है मेरा स्टेप 3। स्टेप 3 जो कि है सक्सेशन स्टेप, इसमें आपको क्या करना है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप बेसिकली बोल सकते हो यही स्टेप डिसाइड करती है पूरे इंडक्शन को। अगर आपने ये स्टेप प्रूव कर दी तो यानी मेथड ऑफ इंडक्शन से हमने सब कुछ, क्योंकि फाइनल स्टेप कुछ नहीं है, फाइनल स्टेप में सिर्फ हमें आंसर देखना होगा, है ना। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में आपको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है n=1 के लिए आपने प्रूव कर दिया, n=k के लिए आपने अज्यूम कर दिया कि वो ट्रू है। देखो n=1 के लिए आपने पहले क्या किया, n=1 के लिए उसको सच्चा साबित किया। फिर दूसरी स्टेप में आपने n=k अपनी तरफ से मान लिया कि वो सच्चा है, तो वो तभी सही होगा अगर वो k+1 के लिए ट्रू हो गया, तो आप बोलोगे कि भाई मेरा मेथड ऑफ इंडक्शन बिल्कुल सटीक बैठ गया और मेथड ऑफ इंडक्शन से मैंने इसको साबित कर दिया कि ये ट्रू है हर किसी पॉजिटिव नंबर के लिए। अभी तो ये जनरलाइज हो जाएगा, अभी तो ये सिर्फ Pn के लिए बात कर रहे हैं ना। तो अगर किसी स्टेटमेंट को मेथड ऑफ इंडक्शन से हमें सच्चा साबित करना है हर जगह के लिए, तो क्या हो गया, पहले मैं n=1 के लिए उसको साबित कर दूं, फिर मैं मान लूं कि वो n=k के लिए वो ट्रू होगा, है ना। मैं मान के चल लेता हूँ, ये मेरी पहली फाउंडेशन, फिर मेरा अजम्पशन स्टेप कि मैंने मान लिया कि n=k के लिए वो ट्रू है, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर सक्सेशन स्टेप में मेरे को क्या करना है, तो सक्सेशन स्टेप में आपको n= क्या हो गया k+1 हो गया ना। भाई यहाँ पर भाई आपने पहले Pn को n को k से करा अज्यूम करके, अब आपको सक्सेशन में क्या करना है, k के बाद क्या आता है k+1, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट k+1 के लिए ट्रू साबित करना है। और अगर वो आपने साबित कर दिया, अगर वो आ गया, तो फिर तो स्टेप 4 क्या लिखना है हमें, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन प्रूव हो गया हमारा सब कुछ, है ना। तो बेसिकली आपको स्टेप 3 में जो कि सक्सेशन स्टेप में, उसमें क्या करना होता है, pk+1 आपको ट्रू करना है, ट्रू। तो अब देखिए, तो सबसे पहले तो pk+1, तो pk+1 क्या हो जाएगा, तो pk+1 आपका ऐसा हो जाएगा, देखो pk+1 हो जाएगा आपका ऐसे 1 + 2 + 3 + so on till k, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 लास्ट क्या होगा k, और k के अगला नंबर क्या हो जाएगा +k+1। ये ध्यान दो आप, इसको ध्यान दो आप, इस pk में और pk+1 में फर्क देखो। pk क्या हो गया, k से रुक गया, लेकिन pk+1 क्या होगा, k से जस्ट एक कदम और आगे, है ना। k से एक कदम आगे कौन होगा, k+1। तो ये pk+1 बिल्कुल pk तक तो जाएगा और साथ में क्या जुड़ गया k+1। तो इट शुड बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, अगर pk राइट हैंड साइड पे क्या है k × k+1 डिवाइडेड बाय 2, तो pk+1 के लिए क्या बात हो जाएगी, इस k की जगह आ जाएगा k+1, इस k की जगह आ जाएगा k+1 + 1 विल बी k+2 डिवाइडेड बाय 2, है ना।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरी सीक्वेंस अगर ये आ गई तो मतलब मेरा pk+1 ट्रू हो गया। वापस बता देता हूं मैं, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे स्टेप 3 में pk+1 को ट्रू प्रूव करना है ना। तो मेरे को अब ये pk है, ये तो मुझे pk+1 निकालना है। तो pk+1 कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, 1 + 2 + 3 + ये k तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन k के आगे एक और टर्म जुड़ जाएगी ना, क्योंकि ये तो k तक की रेखा, तो k+1 के लिए क्या हो जाएगा, k के आगे एक और टर्म आ जाएगी k+1, है ना। और यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि मैं बात कर रहा था k की, तो k के लिए एक्सप्रेशन ये था, तो k+1 के लिए क्या हो जाएगा, दुनिया में जहां जहां k है वहां वहां k+1 रख दो। तो k की जगह k+1, इस k की जगह k+1, तो हो गया k+1 + 1 k+2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब मेरे को ये पूरा स्टेटमेंट, मतलब ये पूरी चीज अगर ये आ गई तो मेरा pk+1 ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी चीज को ध्यान से देखिए, आप देखिए 1 + 2 + 3 + 4 and so on till k + k+1। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक तो मुझे पता है कि ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक मुझे स्टेप 2 से मैं बता सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 and so on till k तक क्या आता है, k × k+1 डिवाइडेड बाय 2 आता है कि नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक की तो चीज मुझे पता है, जो कि क्या है, k × k+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या है +k+1। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो आप, तो इसकी कैलकुलेशन जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, k × k+1 प्लस 2 से k+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से k+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +2 × k+1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, ये पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए ये इसके बराबर। तो देखिए, अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैं आगे का पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। सो अब इसको आप देखिए, तो ये हो गया, अब मैं इसको खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, k² + k + 2k + 2। या फिर अगर आपको खोलना नहीं है तो आप सीधे देख सकते हो ना यार, फैक्टराइज ही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, k × k+1 + 2 × k+1, तो फैक्टराइज हो गया। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, k+1 × k+2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया, k+1 × k+2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया मेरा pk+1, ये आ गया एक्सप्रेशन, आया कि नहीं आया, है ना। सो इट इज इक्वल टू RHS। अरे यही लाना था ना हमें, देखो ना pk+1 क्या होना चाहिए, अगर pk ये है तो pk+1 क्या होगा, pk+1 क्या होगा, pk तक तो होगा ही होगा, प्लस एक एक्स्ट्रा लास्ट वाला जो टर्म होगा ना, लास्ट वाला टर्म pk का जो लास्ट वाला टर्म है उसको एक्स्ट्रा जोड़ के देखो, यहाँ तक तो pk है प्लस k+1, है ना, तो प्लस k+1, ये हो गया मेरा pk+1। तो मैंने नोटिस किया ये तो कि यार ये पूरा सीक्वेंस तो pk है, तो मैंने pk का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया और प्लस k+1, और ये क्या आना चाहिए, अब देखो यहाँ पे तो चेंजेस होगा ना, ये k के लिए ये बात है, तो k+1 के लिए क्या बात होनी चाहिए, k+1 × k+2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको ये वाला पूरा रिजल्ट ये आना चाहिए। तो देखो आ गए, है ना, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो मुझे प्रूफ करना था pk+1 इज ट्रू, जो कि मैं अब कर चुका हूँ, तो LHS RHS बराबर आ गया, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हेंस pk+1 इज ट्रू, है ना। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि pk+1 ट्रू है, और जब जब pk ट्रू होगा तब तब pk+1 ट्रू होगा, मैंने ये प्रूव कर दिया। whenever pk इज ट्रू, ऐसा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, है ना, या ये नहीं लिखना चाहते हो, अरे भाई pk+1 ट्रू तभी होगा ना जब pk ट्रू हुआ होगा, है ना। pk ट्रू है, आपको साबित करना है कि k+1 ट्रू है, आपने कर दिया साबित ट्रू। तो ये साबित करने के बाद लिख देना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, हो गया स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 4 में आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है और सिर्फ एक चीज लिखनी है। आपका पूरा खेल क्या था, स्टेप 3 का था,
स्टेप 3 जो कि आपको कि k+1 को ट्रू प्रूव करना था, है ना। अगर आपने एक बार वो कर दिया तो स्टेप 4 में आपको क्या रखना है, स्टेप 4 में आपको एक सिंपल सी चीज लिखनी है जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो स्टेप 4 जो कि इंडक्शन स्टेप है उसमें आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सब इतना सा फ्रॉम ऑल द अबव रिजल्ट या फ्रॉम ऑल द अबव स्टेप्स, है ना, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि Pn क्या है, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज है ना, मतलब कोई भी स्टेटमेंट Pn अगर आपको ट्रू साबित करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको 1 के लिए ट्रू साबित करना है, फिर आपको मान लेना है कि वो k के लिए ट्रू है, फिर आपको सक्सेशन स्टेप, थर्ड स्टेप में ये साबित करना है कि वो k+1 के लिए ट्रू है, और अगर वो k+1 के लिए ट्रू हो गई तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा। तो स्टेप 4 इंडक्शन स्टेप में क्या करेंगे, फ्रॉम ऑल द अबव स्टेप्स यानी स्टेप 1 2 3 सारे उन तीनों स्टेप्स का कंक्लूजन निकाल के हम बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन से Pn क्या हो गया, ट्रू साबित हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। आगे चल के हम सेट्स एंड रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये था, मैंने आपको एग्जाम्पल के मीडियम से मेथड ऑफ इंडक्शन सिखाया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। स्टेप 1 बहुत आसान, सिर्फ स्टेप 1 में क्या करना है, n बराबर 1 डाल के लेफ्ट हैंड साइड RHS बराबर करना है। स्टेप 2 में आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां दुनिया में n है वहां k रख दो और अजम्पशन नाम दे दो उसको। हमने मान लिया कि n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। फिर आपको प्रूव करना है सक्सेशन स्टेप में कि n k+1 के लिए, वही स्टेप सबसे तगड़ी है क्योंकि यहाँ पर ये जो एडिशनल आप k+1 डालोगे ना और फिर राइट हैंड साइड में भी ये चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, बस यहीं पे ध्यान देना है, बाकी तो ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स हैं इसकी, है ना। और जैसे ही आप k+1 के लिए ट्रू प्रूव कर दो तो चौथे स्टेप में तो आपको सिर्फ कहानी लिखनी है कि भैया देख लो पहली दूसरी तीसरी स्टेप से मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से मैं अब ये बोल सकता हूँ कि मेथड ऑफ इंडक्शन से मेरा Pn दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है ना। तो अब आपको कोई भी बोले कि कोई भी स्टेटमेंट दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो आप बोल देना पहले उसको 1 के लिए ट्रू साबित कर दो, फिर मान लो कि वो k के लिए ट्रू है और फिर प्रूव कर दो कि वो k+1 के लिए ट्रू होगी। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन जो मैंने आपको क्वेश्चन के मीडियम से भी समझाया। 4 चीजें याद रख लीजिए, पहले हम नींव रखते हैं, नींव रखने को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन स्टेप, फिर हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं मतलब अजम्पशन स्टेप, फिर थर्ड स्टेप इज अजम्पशन के बाद सक्सेशन, जैसे 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव, तो थर्ड स्टेप हो गई सक्सेशन, और फोर्थ स्टेप इंडक्शन स्टेप जिसमें हमें सिर्फ ये लिखना है कि भाई देखो मैं तीनों चीजें प्रूव करके आ गया हूँ, तो मेथड ऑफ इंडक्शन से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ये चीज ट्रू है, ठीक है। तो ये था बेसिक आइडिया या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन। सो आई होप मैंने ये आपको आज जो समझाया है मेथड ऑफ इंडक्शन वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो समझ में ना आए, है ना। एक बार अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा, सुनने के बाद ये वर्किंग स्टेप्स देखिएगा। स्टेप्स में चारों स्टेप्स में बेसिकली हमें क्या करना होता है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है। कल कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम और कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मेथड ऑफ इंडक्शन पे। अगर होगा तो एक और लेक्चर इस पर देंगे हम। तो आने वाले 2 लेक्चर सिर्फ मेथड ऑफ इंडक्शन पे होने वाले हैं और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे हमारे मेन टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम पे। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।